हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। हम राजनीति विज्ञान विषय के अंदर एक नया टॉपिक आयोगों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जो कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें आयोगों से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आयोगों में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है NHRC उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं, जो मानवाधिकार है वो क्या है। तो मानवाधिकारों का जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को जारी किया था। तो मानवाधिकार व्यक्तियों के लिए होते हैं, मानव के लिए होते हैं, जिसमें व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके। इसके लिए उसको कई सारे अधिकार मिले, जैसे सांस्कृतिक अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो, पर्यावरणीय अधिकार हो। ऐसे कई सारे अधिकारों का घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को जारी किया गया। उसके पश्चात मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न देशों ने अपने आयोग बनाए और संरक्षण के प्रयास किए। इसी कड़ी में भारत सरकार ने भी मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया था, जिसमें हमने एक अधिनियम बनाया 1993 में, और अधिनियम बना करके फिर मानवाधिकार का गठन किया, मानवाधिकार आयोग का। तो आज हम मानवाधिकार आयोग के बारे में देखते हैं। NHRC तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कुछ तथ्य। तथ्य में यही है कि मानवाधिकार आयोग का जो भाई गठन है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। तो इसलिए मानवाधिकार आयोग एक संवैधानेतर आयोग है। दूसरा, ये एक वैधानिक या विधिक आयोग है, क्योंकि संसद ने अधिनियम बना करके इसका निर्माण किया है। अधिनियम मैंने बता दिया, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। दूसरा, हमारे यहाँ जो मानवाधिकार आयोग है वह एक सलाहकारी आयोग है, यानी मानवाधिकारों के उल्लंघन पर आयोग के द्वारा सरकार को सलाह दी जाती है। इसके पास, और इसकी जो सलाह है वो सरकार को मानना बाध्यकारी नहीं होता। यद्यपि आयोग के द्वारा दी गई सलाह पर सरकार ने क्या कार्यवाही की, इसके बारे में सरकार को 1 महीने के अंदर आयोग को सूचित करना होता है। इसी प्रकार से जो मानवाधिकार आयोग है वो 1 वर्ष से पुराने मामलों में कोई जांच नहीं करता है, यानी 1 वर्ष से पुराने मामले आयोग की परिधि से बाहर रखे गए हैं। इसी प्रकार से आयोग की हम बात करें तो हमारा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके पास खुद का स्वयं का जांच दल भी होता है, यानी मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करनी हो तो इसके पास स्वयं का एक अन्वेषण दल, जांच दल होता है। इसी प्रकार से अगर हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की बात करें तो इसका गठन 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुआ। गठन, इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में रखा गया, और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को बनाया गया था। और वर्तमान अध्यक्ष इसके विजय भारती सयानी है। गठन में ही हम कुछ चीजें और देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है ये एक बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें 5 तो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं,
और 7 जो होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। तो जो 5 पूर्णकालिक जो सदस्य होते हैं उसका भी हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि इसमें 3 तो न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं और जो बाकी 2 सदस्य होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान या अनुभव हो। तो जो 3 न्यायिक सदस्य होते हैं उनमें एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें अध्यक्ष होगा वो या तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है। उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान। इसी प्रकार इसमें 2 अन्य जो न्यायिक क्षेत्र से सदस्य होते हैं उनमें एक होता है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इसमें मुख्य न्यायाधीश होता है जबकि इसमें होगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश। दूसरा जो सदस्य होगा वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश होगा। यानी इस तरह से 3 जो सदस्य हैं वो न्यायिक क्षेत्र से होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष भी शामिल है। इसके अलावा 2 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको पूर्णकालिक सदस्यों में जिनको मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान हो, यानी 3 हो गए न्यायिक क्षेत्र से और 2 होंगे जिनको मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान या अनुभव हो। इसी प्रकार से आयोग के अंदर जो 7 है वो पदेन सदस्यों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये जो 7 पदेन सदस्य होंगे ये भारत में जो विभिन्न आयोग होते हैं उनके अध्यक्षों को इसमें पदेन सदस्य के रूप में रखा गया है। तो आयोगों में जैसे पदेन सदस्यों में जो पहला होगा NCSC यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। दूसरा जो सदस्य होगा वो होगा NCST राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसी प्रकार से जो तीसरा सदस्य होगा वो होगा राष्ट्रीय NCOBC यानी नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, एक महिला आयोग का होगा। एक जो दिव्यांगजनों के लिए आयुक्त होता है वो होता है इसके अंदर। 5-6 हो गया। इसके अंदर एक अल्पसंख्यक आयोग का होगा और एक और आयोग का सदस्य इसमें, यानी 7 आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसमें पदेन सदस्य के रूप में होते हैं। तो यह आयोग के गठन के बारे में सामान्य जानकारी होगी। अब आयोग के अंदर जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है इसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। सदस्यों की नियुक्ति। तो आयोग में जितने भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति एक कमेटी की सिफारिश के पश्चात की जाती है। तो नियुक्ति किसके पश्चात होगी, यानी कमेटी की समिति की सिफारिश पर। और इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, यानी ये समिति होती है वो 6 सदस्य होती है। ठीक है, 6 सदस्य समिति अध्यक्ष और सदस्यों के नाम की सिफारिश करती है, उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति दी जाती है। तो इस समिति 6 सदस्य समिति में अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा भारत के जो गृह मंत्री हैं वो इसमें सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा इसके अंदर और विपक्ष का नेता होगा। इसी प्रकार से 2 सदस्य ये हो गए, 3 और 4। इसी प्रकार से राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा में भी राज्यसभा का उपसभापति, ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है,
कि इसमें सभापति नहीं होता, राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा में वैसे ही विपक्ष का नेता। जिस प्रकार से लोकसभा में तो लोकसभा का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता, वहीं राज्यसभा में राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता, ये 6 लोग इस कमेटी के सदस्य होते हैं। और ये समिति जो मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्षों के नाम की सिफारिश करती है, उन्हीं की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम एनएचआरसी राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है, उसमें हम देखेंगे कि इस आयोग का कार्यकाल, आयोग का कह दीजिए या यूं कह दीजिए कि अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल क्या। तो कार्यकाल के बारे में जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है उसमें साफ साफ कहा गया है, इसकी विभिन्न धाराएं हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष, इन 3 वर्ष का कार्यकाल हो सकता है या 70 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। अब हम त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र के बारे में कहा गया है कि आयोग के सभी सदस्य और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सामान्यतः किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर ही अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। अब इनके वेतन भत्तों की बात करें तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को वही वेतन भत्ते मिलते हैं जो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाए, यानी संसद के द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते इनको मिलते हैं। वेतन भत्तों में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इनकी नियुक्ति के पश्चात इनके वेतन भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ये बात सामान्यतः जो जितने भी संवैधानिक पद होते हैं उन पर लागू होती है कि एक बार नियुक्ति के पश्चात इनके वेतन और भत्तों में किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। तो वेतन भत्ते कौन, संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते इनको मिलते हैं। अब हम देखेंगे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसमें सदस्यों को पद से किस प्रकार से हटाया जाता है, यानी पद से हटाया जाता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इनको राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यानी ये अगर त्यागपत्र अपना देना चाहें तो राष्ट्रपति को देते हैं और अगर इनको हटाना हो तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, यानी किन किन आधारों पर इनको हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति इनको हटा सकता है अगर इन्होंने कोई जैसे लाभ का पद ले लिया हो, अपने पद के अलावा अन्य रोजगार में ये संलिप्त हो जाए, ठीक है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से ये क्या हो जाए, अक्षम हो जाए, यानी कार्य करने में सक्षम न हो, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से किसी मानसिक यानी मानसिक रूप से बीमार हो जाए और ऐसा न्यायालय में प्रमाणित कर दे, या इनको किसी अपराध वगैरह में सजा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से कदाचार, अक्षमता एवं कदाचार, इन आधारों पर भी राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। लेकिन अगर इन 2 आधारों पर हटाया जाता है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसकी जांच की जाती है और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय जो भी सिफारिश दे वो मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी एक तरह से होता है। अब हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसमें कार्यकारी अध्यक्ष, यानी इसमें कार्यकारी अध्यक्ष का भी प्रावधान किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष का बनाया जाता है
यानी जब किसी कारणवश आयोग के अंदर जो स्थायी अध्यक्ष न रहे, और स्थायी अध्यक्ष कब नहीं रह सकता, यानी अगर इसकी मृत्यु हो जाए, पद त्याग दे, यानी त्याग पत्र हो जाए, या अन्य किसी कारण से अगर स्थायी जो अध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, ये विशेष ध्यान देने की बात है कि सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। क्योंकि सदस्य मैंने बताया कि 5 इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। तो पदेन तो चूंकि आयोगों के अध्यक्ष होते हैं, तो जो 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं उनमें से किसी एक को राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, जब स्थायी मुख्य अध्यक्ष न रहे। अब है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके पश्चात इसके द्वारा मानवाधिकार से संबंधित, मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच की जाती है। तो जांच के पश्चात ये क्या क्या सिफारिशें कर सकता है। सिफारिश यानी इसका बेसिक मुख्य काम क्या है, मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करना। तो मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की इसने जांच की, और जांच के बाद ये क्या क्या सिफारिशें सरकार को कर सकता है, क्योंकि इसके पास केवल सिफारिशी शक्तियां ही होती हैं, बाध्यकारी शक्तियां आयोग के पास में नहीं होती है। तो जांच के पश्चात इसके द्वारा जो पीड़ित व्यक्ति है, इसको एक तो मुआवजे की सिफारिश, मुआवजा या क्षतिपूर्ति की सिफारिश सरकार को की जा सकती है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल अगर कोई मदद देनी हो, मदद, तो इसकी सिफारिश भी सरकार को की जा, यानी ये केवल सिफारिश करता है, इसकी सिफारिश सरकार को की जा सकती है। इसी प्रकार से हाँ, अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन अगर किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा हुआ है, तो उस अधिकारी के विरुद्ध, ठीक है, कार्यवाही के लिए सरकार को यह सिफारिश कर सकता है। अब हम देखेंगे लास्ट में कि मानवाधिकार जो आयोग है, इसके मुख्य कार्य क्या क्या है। मुख्य कार्य क्या है, मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करना। तो ये क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करना, जहां भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसकी आयोग के द्वारा क्या की जाती है, जांच की जाती है, और जांच के पश्चात सरकार को उचित कार्यवाही के लिए सिफारिश की जाती है। इसी प्रकार से मानवाधिकार को चूंकि उल्लंघन जेलों में भी होता है, जेलों में जो अपराधी होते हैं ऐसा माना जाता है कि उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो इसलिए समय समय पर जेलों का निरीक्षण कर सकता है, और अगर जेलों में अपराधियों के अगर मानवाधिकारों का, क्योंकि अपराधियों के भी मानवाधिकार होते हैं, तो अगर अपराधियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो इसके लिए यह जांच कर सकता है और सरकार को इसकी फिर सुधार के लिए सिफारिश भी कर सकता है। इसी प्रकार से मानवाधिकारों के क्षेत्र में अगर कोई शोध करना हो, अनुसंधान करना हो, तो उसके लिए भी आयोग के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है या कार्य किया जाता है। यानी मानवाधिकारों पर शोध और अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है। इसी प्रकार से क्योंकि जागरूकता लोगों में नहीं होती, इसीलिए मानवाधिकारों का ज्यादा उल्लंघन या हनन होता है। तो मानवाधिकारों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैले, लोग ज्यादा से ज्यादा अपने अधिकारों, मानवाधिकारों के बारे में जागरूक हो, तो इसके लिए ये मानवाधिकारों के जागरूकता के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करवाता है। यानी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। इसी प्रकार से ऐसी बहुत सी परिस्थितियां होती हैं जिनमें मानवाधिकारों का हनन या उल्लंघन होता है, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद या ऐसी कोई भी घटना
जिसमें लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो, तो इन सभी परिस्थितियों का इसके द्वारा अध्ययन किया जाता है और इसके निवारण के सरकार को उपाय सरकार को बताए जाते हैं, सिफारिश की जाती है। तो इस प्रकार आज जो हमारी एक बेसिक क्लास थी जिसमें हमने इस आयोग के बारे में पढ़ने का प्रयास किया। अगली जो क्लास होगी उसमें किसी नए टॉपिक के साथ हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।